हेलो फ्रेंड्स, यूएस राज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके भी बताएंगे। और देखते हैं कि हम इस चैप्टर से संबंधित किस किस एग्ज़ाम, जैसे कि आप यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या पीसीएस की एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें आधुनिक भारत से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ आप रिवाइज भी करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। यूरोपीय भारत, जैसे आधुनिक भारत में के इतिहास में यूरोपियों का आगमन, पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये आज नया वीडियो है यूरोपीय भारत के आगमन का। इसके बाद एक दो और वीडियो आएंगे और लगातार इसी क्रम में आपको आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियो आते रहेंगे। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप देख के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आधुनिक भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसको आप सरल से समाधान कर सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कंपनियों का आगमन का क्रम। यूरोपियों का आगमन में हम सबसे पहले देखेंगे कि किन किन कंपनियों का आगमन होता है, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच कंपनी है जो जिसका आगमन होता है। उसके बाद देखेंगे कंपनी का स्थापना क्रम। देखिए, यूरोपियों का आगमन में हम इससे पहले देख लेते हैं कि भारत में क्या जरूरत पड़ गया, कौन सी परिस्थिति थी, कौन सी कारण थी जिससे कि यूरोपियों का, पश्चिम यूरोप वासियों का हमारे भारत में आगमन हो गया। तो चलिए कुछ स्थिति देख लेते हैं। स्थिति में हम देखेंगे भारत की स्थिति देखेंगे और भारत के साथ साथ हम यूरोप की भी स्थिति देखेंगे कि यूरोपवासी किस तरह से हमारे भारत में और किस कारण से प्रवेश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जैसे देख लेते हैं, ये जो है भारत में जब मध्यकालीन युग चल रही थी, भारत में जब मध्यकाल का युग चल रहा था, तो यूरोप में आधुनिक युग चल रहा था। जब भारत में मध्यकाल था तो यूरोप में आधुनिक युग था। यहाँ पर यूरोप में पुनर्जागरण का समय चल रहा था। पुनर्जागरण होने के कारण यूरोप में भौगोलिक खोज के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ मुगल शासनकाल में, मध्यकाल में, यहाँ मुगल शासनकाल के दौर में भी देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन होता है। तो देखते हैं कि किस तरह से पश्चिमी यूरोप से भारत आने का परिस्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो कारण है कि ये जो भारत और यूरोप का जो व्यापार है, भारत और यूरोप का व्यापार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये मध्यकाल के समय से ही भारत और यूरोप के बीच अनेक मार्गों से व्यापार होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक घटना घटती है 1453 ईस्वी में, एक घटना घटती है 1453 ईस्वी में। आप देखेंगे कि उस्मानिया सल्तनत नाम तो सुनेंगे होंगे ही आप। देखिए, उस्मानिया सल्तनत जब एशिया माइनर, आप देखेंगे उस्मानिया सल्तनत जब एशिया माइनर पर आक्रमण करता है तो एशिया माइनर के पास कुस्तुनतुनिया पर ये अधिकार कर लेता है। उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार कर लेता है तो भारत और व्यापार के जो मार्ग थे उनको अवरुद्ध कर देता है, जिससे भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद पश्चिमी यूरोप के लोग, यहाँ पर आधुनिक युग चल रही थी, पश्चिमी यूरोप में आधुनिक युग चल रहा था। तो आप देखेंगे आधुनिक युग जब चल रहा था तो यहाँ जो है सरकार जो है प्रबोधन, लोगों के पास प्रबोधन क्षमता होने के कारण यहाँ पर भौगोलिक खोज को सरकार प्रोत्साहित कर रहा था, नई समुद्री मार्ग, और यहाँ पर भौगोलिक खोज को सरकार यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाज निर्माण तथा समुद्री यातायात का अगर आप बात करें, यहाँ पर भौगोलिक
की बात करें तो भौगोलिक के लिए सरकार जितना प्रोत्साहित कर रहा था, उसी समय आधुनिक युग होने के कारण यहाँ पर जहाज निर्माण, यहाँ पर जो जहाज निर्माण था यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो गया था। तो विकसित हो जाने के कारण यहाँ पर नए समुद्री मार्ग खोज के लिए यूरोपवासी जब निकलते हैं तो 1492 में आप देखेंगे, 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए, भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए इन्होंने स्पाइस आइसलैंड मतलब मसाला द्वीप खोजने भारत और इंडोनेशिया को खोजने के लिए, मसाला द्वीप के लिए नए समुद्री मार्ग और सुरक्षित जगह खोज रहे थे। उसी क्रम में एक घटना घटती है। कोलंबस जब भारत, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया और ये भारत हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह से महाद्वीप है। तो आप देखेंगे कि 1492 में जब कोलंबस है यहाँ यूरोप से निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये भारत की खोज नहीं कर पाके ये अमेरिका की खोज कर लेते हैं। वही वास्को डिगामा, आप देखेंगे वास्को डिगामा जो है 1498 में वास्को डिगामा भारत के काली तट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वास्को डिगामा जो है काली तट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। जब ये काली तट बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ काली तट पहुंचने में अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत के काली तट बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ के हिंदू शासक जो है जमोरिन, हिंदू के शासक जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। तो ये था कुछ स्थिति जो कि यूरोप का भारत में आगमन हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन कंपनियों का हमारे भारत में आगमन होता है। उसके बाद देखेंगे कंपनियों के साथ साथ कंपनियों का स्थापना कब होता है और कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इससे ही संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। ये तो था कि भारत की स्थिति आप देखें कि किस तरह से पश्चिमी यूरोप से भारत में आगमन हुआ। तो ये जो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच जो फ्रांसीसी कंपनी है उनका आगमन होता है तथा इनका स्थापना आप देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनियों के आगमन का क्रम। तो देखिए कंपनियों का आगमन में सबसे पहले आप देखेंगे पुर्तगाली कंपनी जो है, पुर्तगाली सबसे पहले पश्चिमी यूरोप से भारत आने वाले सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 में भारत के काली तट पर आए थे। तो यहाँ पर जमोरिन, हिंदू शासक जमोरिन थे, उन्होंने इनको सहायता किया था और स्वागत भी किया था। उसके बाद दूसरा कंपनी में आने वाले हैं डच, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में इसे नीदरलैंड भी कह सकते हैं। देखिए डच जो है 1595 ईस्वी में भारत आया। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में किस पुर्तगालियों का आगमन होता है। तो आप देखिए 1498 में आप देखेंगे, 1498 में आप देखेंगे यहाँ पर वास्को डिगामा। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में आप देखें बार बार पूछा जाता है। वास्को डिगामा भारत के काली तट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? काली तट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जो कि केरल के नज़दीक है, आगे देखिए बताते हैं आपको। ये पुर्तगाल के बाद जो है डच, जो कि 1595 ईस्वी में भारत आए थे। डच के बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। देखिए आपको बहुत जगह ये कंफ्यूज होता होगा कि पहले डच तो आए, लेकिन जो है पहली कंपनी की स्थापना अंग्रेजी करते हैं 1600 ईस्वी में। ये अंग्रेज तो आते हैं, डच के बाद आते हैं, लेकिन कंपनी का स्थापना की अगर बात करें तो ये अंग्रेजी 1608 में ही कंपनी का स्थापना कर लेते हैं, जबकि डच जो है 1602 में आते हैं। ये डच कंपनी स्थापना क्रम में 1602 में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद फिर फ्रेंच जो कि फ्रांसीसी 1664 में इनका भारत में आगमन होता है। इसके बाद हम कंपनी का कुछ स्थापना क्रम देखेंगे। कंपनी का स्थापना क्रम में देखेंगे कि जो है पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 में भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये जो है कोचीन है, सबसे पहले अपना जो
अपना जो है कंपनी कोचीन में स्थापना करते हैं 1503 ईस्वी में। फिर अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं और सूरत में प्रथम कंपनी 1608 में स्थापना करते हैं। फिर अगर बात करें डच की, तो डच जो है 1602 में आते हैं और मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में अपना कंपनी का स्थापना करते हैं। और सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, लेकिन सूरत में 1668 में इन्होंने पहली कंपनी की स्थापना। देखिए, आपको ये तो पूछा जाता है कि फ्रांसीसी भारत आए थे, लेकिन सबसे पहले कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सबसे पहली कंपनी की स्थापना कब की और कहाँ की? जब ऐसी प्रश्न आया तो देख लीजिए, सूरत में किए थे। कब किए थे? 1668 ईस्वी में। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार की बात होती है कि इन्होंने प्रथम जो कंपनी की स्थापना सूरत में किए थे, तो ये प्रथम सूरत की जो है इन्होंने बाद में बंद कर दिए थे। लेकिन अस्थायी तौर पर जो कारखाना है, ये जो अंग्रेजी सरकार की अस्थायी तौर पर जो कारखाना है, आप देखेंगे अस्थायी तौर पर कारखाना 1611 ईस्वी में खोला गया था, लेकिन इसे बाद में बंद करने के बाद अस्थायी कारखाना, अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना, अस्थायी कंपनी की स्थापना 1613 में किया गया था। तो बात करें पुर्तगाली कंपनी की, तो देखिए कंपनी स्थापना के क्रम में देखेंगे जो पुर्तगाली 1498 में कंपनी की स्थापना करते हैं। इनकी कंपनी का नाम अगर बात करें तो एस्टाडो द इंडिया कंपनी है। उसके बाद अंग्रेजों की बात करें तो 1608 में जो सूरत में कंपनी की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पुर्तगाली सरकार, अंग्रेजी सरकार, जितने भी सरकार थे, पूरब के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ की सरकार ने पुर्तगाली के लिए एस्टाडो द ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अंग्रेजी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, डच के लिए फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जैसे ही कंपनी की स्थापना हो जाता है तो कंपनी को चलाने के लिए, तो जैसे मान लीजिए पुर्तगाली ने सबसे पहले कोचीन में 1503 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करते हैं। तो देखते हैं हम कि 1400 पुर्तगाल का अब कुछ बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे पहले देखिए पुर्तगाल का हम कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए पुर्तगाल का बैकग्राउंड देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो पुर्तगाल को है 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डिगामा, कौन? वास्को डिगामा भारत के काली तट, जो कि केरल में पड़ता है, भारत के काली तट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ये जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में आपको ये सब सवाल पूछा जाता है। 1498 में कौन सा ऐसे प्रथम पुर्तगाली है या यूरोपीय है जो भारत में पहले आए थे, तो वो है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा को कभी कभी हम भारत की खोज के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज किए थे 1492 में, और 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज किए थे। और ये जो है 1498 में वास्को डिगामा भारत के काली तट बंदरगाह पर आए थे। ये पुर्तगाल की कुछ बैकग्राउंड है। 1498 में वास्को डिगामा काली तट बंदरगाह पर आए थे। तो यहाँ की राजा जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही जमोरिन तो इनका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ अरब व्यापारियों से, यहाँ चला रहे पहले अरब व्यापारी से इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। अरब व्यापारियों से इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। ये वास्को डिगामा काली तट बंदरगाह पर आपसे अगर पूछा जाए तो किनकी सहायता से आए थे, तो ये जो है वास्को डिगामा काली तट बंदरगाह पर अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के काली तट पर पहुंचे थे। देखिए ये तो आए थे 1498 में। जैसे ही वास्को डिगामा पहली बार भारत आते हैं तो यहाँ से मसाला खरीद के और अपने पश्चिम यूरोप में ले आते हैं। यूरोप में ले जाने के बाद जितने भी यातायात पर खर्च होते हैं या जितने सारे यहाँ का वस्तु खरीदने में खर्च होते हैं, उन सभी को खर्चे काट दिए जाए। तो पश्चिमी यूरोप में जाके ये इनका जो मुनाफा है, लागत से 60 गुना ज़्यादा दाम पे वहाँ सामान बेचते हैं। मतलब कि 60 गुना इनको मुनाफा होता है। जब 1498 में पहली बार वास्को डिगामा आते हैं, यहाँ से जब कुछ सामान ले जाते हैं तो इन्हें कितने गुना? 60 गुना मुनाफा होता है। अगर बात करें इन्हें 60 गुना जब भी मुनाफा होता है, तो पूरब के व्यापार हेतु, अगर बात करें पूरब के व्यापार हेतु, तो वास्को डिगामा वहाँ जाते हैं। तो पूरब के व्यापार हेतु वहाँ की सरकार
इस्तादो द इंडिया नामक एक कंपनी की स्थापना करते हैं। इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी का स्थापना करते हैं। देखिए, इस्तादो द इंडिया कंपनी की तो स्थापना कर देते हैं, लेकिन इस्तादो द इंडिया कंपनी के स्थापना करने के क्रम में वहाँ पोप अलेक्जेंडर सिक्स द्वारा उन्हें पूर्वी सामुद्रिक व्यापारित्व आज्ञा पत्र दे दिया गया था। तो उसके बाद अगर बात करें तो 1500 ईस्वी में, उसके बाद अगर बात करें तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज, उसके बाद अगर बात करें तो इस्तादो द इंडिया कंपनी की जैसी स्थापना होती है तो 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में कैब्राल 1500 ईस्वी में किसका अगर बात करें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इनका अगर नाम बात करें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये भारत आते हैं और यहाँ व्यापार हेतु अपना अनुमति देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी बार 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा सेकेंड टाइम आते हैं और 1503 ईस्वी में पहली कंपनी की स्थापना कोचीन में करते हैं। 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापना करते हैं। ये जो है, इससे पहले कंपनी स्थापना करने से पहले ये बहुत सारे कारखाने स्थापित करते थे। वो जो कारखाना होता था, यहाँ के जितने भी वस्तु खरीदते थे उन्हें भंडारण करने के लिए वो कारखाना रहता था। वो कारखाना कोई उत्पादन से संबंधित नहीं होता था। उसके बाद जब कंपनी की स्थापना हो जाती है, उसके बाद ही यह 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना कंपनी की स्थापना करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आप देखेंगे, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए वहाँ जो इस्तादो द इंडिया एक कंपनी थी, तो पुर्तगाल की सरकार ने भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। तो आप बात करते हैं गवर्नर की, तो देखिए अगर बात करें जो इस्तादो द इंडिया थी, कौन सी कंपनी थी? इस्तादो द इंडिया। ये जो पुर्तगाली सरकार पूरब को व्यापार होती एक कंपनी बनाए थे। तो इस्तादो द इंडिया कंपनी को चलाने के लिए भारत में यहाँ एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। यहाँ गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले अगर गवर्नर की बात करें तो फ्रांसीसी द अल्मीडा, इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं अल्मीडा। देखिए, फ्रांसीसी द अल्मीडा को प्रथम गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पुर्तगाली सबसे पहला गवर्नर कौन था, तो ये फ्रांसीसी द अल्मीडा। तो चलिए फ्रांसीसी द अल्मीडा के समय की स्थिति देखते हैं। जब ये गवर्नर बने तो क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इनके समय जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। इनके समय ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है सो देखेंगे हम। ये आपको किसी भी प्रश्न, यूपीएससी के प्रश्न में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी कब क्या है। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी की पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में अपना वहाँ पर जमाने के लिए, व्यापार के आज्ञा देने के लिए, जब कोई वहाँ से व्यापार दूसरा करेगा तो उसे पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ता था। अगर इसके खिलाफ कोई करता तो कानूनी कार्रवाई भी किया जाता था। तो इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। हिंद महासागर में अपना व्यापार को ना वहाँ मजबूत कर लिए थे, ताकि कोई वहाँ से दूसरा व्यापार नहीं कर सके। अगर कोई दूसरा व्यापार करता है तो इसे फ्रांसीसी द अल्मीडा या पुर्तगाली कंपनी से उसे परमिशन लेना पड़ता था। तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसके बाद देखेंगे दूसरा गवर्नर आता है फ्रांसीसी द अल्मीडा के बाद आता है अल्बुर्क। इसे जो है, ये जैसे ही अल्बुर्क गवर्नर बनता है तो पुर्तगाल की स्थिति और ही बेहतर हो जाता है। इसलिए भारत यहाँ की आर्थिक समृद्धि जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर प्रश्न किया जाए, इसको ना पुर्तगाल की वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यहाँ जो कानूनी व्यवस्था से संबंधित, व्यापार से हो, जो भी हो, अल्बुर्क के आने के बाद जैसे ये गवर्नर बनते हैं तो यहाँ की सारी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर बात करें, अगर प्रश्न आ जाए पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो क्या होगा? अल्बुर्क।
ये नहीं कि गवर्नर, अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो फ्रांसीसी दी अल्मीडा, और दूसरा अगर पूछा जाए तो अल्बुर्क के साथ साथ ये जो है वास्तविक संस्थापक भी होता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह है अल्बुर्क। तो बात करें इनके शासनकाल में, अगर बात करें इनके शासनकाल में, तो इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो है विवाह पद्धति को लाया गया था। इनके समय क्या लाया गया था, विवाह पद्धति। ये था कि भारत को ना पुर्तगाली, भारत की महिलाओं को पुर्तगाल की पुरुषों के साथ, पुर्तगाली पुरुष के साथ विवाह करना पड़ता था। तो इससे होता था कि यहाँ की जो सांस्कृतिक हो, यहाँ की रहन सहन, यहाँ सामाजिक तरह से जुड़ जाना चाहते थे, ताकि यहाँ पर कोई परेशानी उत्पन्न न हो और यहाँ पर व्यापार करने में इनको सरल हो। तो ये था अल्बुर्क। तो ये देखेंगे 1510 ईस्वी में, और इनकी खास बात यह थी कि 1510 ईस्वी में अब्दुल ये जो है 1510 ईस्वी में गोवा पर, कहाँ पर, गोवा पर अधिकार कर लिए थे। अगर बात करें कि गोवा पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था, तो अल्बुर्क के समय ही गोवा को जीत लिया गया था। और ये जो गोवा है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया था। किससे छीना गया था, 1510 ईस्वी में यूसुफ बात करें तो यूसुफ आदिल शाह से, किससे, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया था। तो ये था अल्बुर्क का, जब गवर्नर बने थे उनके समय तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। एक वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने विवाह पद्धति लाए थे, और तीसरा कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले गोवा पर 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया गया था। देखिए अल्बुर्क के बाद कौन आते हैं वो हम देखेंगे। अल्बुर्क के बाद आप देखेंगे कि एक और है नीनो डी कुन्हा। अगर बात करें कि इसके अल्बुर्क के बाद कौन आते हैं तो वो है नीनो डी कुन्हा। तीसरा नंबर पर कौन, दूसरा नंबर पर आप कौन देखे थे, अल्बुर्क। तीसरा नंबर पर आप देखेंगे नीनो डी कुन्हा। देखिए नीनो डी कुन्हा जब गवर्नर बने थे तो इनके समय खास बात ये थी कि इन्होंने कोचीन से बदलकर पुर्तगाल की राजधानी कहाँ कर दिए, गोवा। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ कर दिए, गोवा। तो आप इनके बारे में अगर विशेष बात देखेंगे तो इन्होंने गोवा को पुर्तगाली राजधानी बना दिया, तथा इन्होंने, आप देखेंगे इनके समय में बसीन और द्वीप पर भी अधिकार कर लिया गया। अगर कहे तो बसीन में 1534 में, बसीन पर 1534 और 1535 में द्वीप पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। देखिए ये तो हो गया गवर्नर अल्मीडा, अल्बुर्क और नीनो डी कुन्हा। तीनों के बारे में आप देखें कि अल्मीडा जो फ्रांसीसी दी अल्मीडा थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी चला। ये अल्बुर्क के समय आपने देख ही लिया। उसके बाद अल्बुर्क के समय आपने देखा कि इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद विवाह पद्धति लाया गया। अगर शॉर्ट में बात करें तो इन्होंने विवाह पद्धति भी लाया। और सबसे बड़ी बात कि इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाल की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए अगर नीनो डी कुन्हा के भी अगर बात करें तो इनके बाद भी अगर बात करें तो अल्फांसो जो डिसोजा है वो गवर्नर बने थे। तो वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो डिसोजा आप याद कर ले, डिसोजा ये चौथा गवर्नर बने थे। तो ये था कुछ पुर्तगाल से संबंधित कुछ आपको बैकग्राउंड था जो कि आपने देख लिया। इसमें आप मेन इंपॉर्टेंट बात इतना ही याद कर ले। अगर बात इससे भी ज़्यादा आगे करना है, देखिए पहले तो आप कंपनियों यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली देख लिए, और इसके बाद जो हम देखेंगे क्या देखेंगे, डच। इसके बाद जो हम देखेंगे डच, इसके बाद हम देखते हैं डच।
अगर हम पुर्तगाली कंपनी की बात करें तो देखेंगे कि इनको भारत में क्या योगदान रहा। तो इनका कुछ योगदान देखते हैं भारत में। तो देखिए इनका योगदान आप देखेंगे कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, सबसे बड़ा योगदान रहा कि प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के बाद देखेंगे यूरोपीय चित्रकला जो यूरोप में ज़्यादा प्रचलित थी, वो भारत में आप देखेंगे कि गोथिक शैली, यूरोपीय चित्रकला में आप देखेंगे गोथिक शैली जो है पुर्तगाली का ही देन था कि भारत में आया था। उसके बाद देखेंगे पुर्तगाल का अगर योगदान देखें कृषि के क्षेत्र में, अगर कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में पुर्तगाल का आलू और तंबाकू की खेती का श्रेय जो है पुर्तगाल को ही दिया जाता है। अगर इनके अलावा भी अगर कुछ योगदान की बात करें तो वो है जहाज निर्माण। जहाज निर्माण जो है, जहाज निर्माण में भी पुर्तगाली का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं डच। देखिए अगर डच कंपनी की बात करें, आप देखिए अगर डच कंपनी की बात करें, पहले पुर्तगाल देखे थे, उसके बाद डच। देखिए अगर डच कंपनी की बात करें तो इसे हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं और वर्तमान में इसे हम नीदरलैंड, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं हम, नीदरलैंड। अगर बात करें कि डच जो भारत में आने वाला प्रथम डच कौन थे, भारत में आने वाला अगर बात करें प्रथम डच कौन थे तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। भारत आने वाले प्रथम डच कौन थे, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ये जो है ये भारत आने वाले प्रथम डच थे। ये जो है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाले प्रथम डच थे। तो हम देखेंगे कि इन्होंने भारत में 1596 ईस्वी में भारत में क्या देखेंगे कि इन्होंने भारत में 1596 अगर बात करें तो 1596 ईस्वी में इन्होंने भारत के लिए पूर्व एशिया इन्होंने इंडो एशिया से मसाला व्यापार के लिए ये आए थे, लेकिन ये भारत में इसके बाद प्रारंभ कर गए। इंडो एशिया के बाद आप देखेंगे कि ये इंडो एशिया से होते हुए ये भारत में आ गए थे। भारत आने के बाद इनका अगर देखें तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया था। लेकिन अगर वही बात करें तो जिस तरह से पुर्तगालियों का जो है योगदान या पुर्तगालियों का व्यापार, अगर बात करें पुर्तगालियों का व्यापार जो है मसाला से संबंधित था, तो इनका जो मसाला का जो निर्यात था ये इंडो एशिया से अपना पूर्ति कर लेते थे। लेकिन भारत जब आए कॉर्नेलिस डी हाउटमैन तो इन्होंने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। ये जो है मसाला व्यापार के जगह वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया तथा डच का जो यहाँ था सरकार का नियंत्रण था। डच में सरकार का नियंत्रण होने के कारण यहाँ पर इनकी स्थिति दयनीय हो गई। सरकार के द्वारा यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं किया जा सका, जिससे कि यहाँ पर आप देखेंगे वस्त्र के साथ साथ नील, अगर बात करें नील सोडा का भी यहाँ से निर्यात किया जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डच के द्वारा कौन से वस्तु का व्यापार किया था, तो आप देखेंगे कि वस्त्र के साथ साथ नील के साथ साथ अगर आप बात करें तो सोडा का भी यहाँ से निर्यात किया जाता था। अगर बात करें फिर कि जो डच सरकार है 1619 ईस्वी में बैटविया नगर की स्थापना किए थे। वही 1641 में अगर बात करें तो मलक्का पर 1641 में मलक्का पर अगर बात फिर से करें तो 1658 में इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था।
लेकिन इनका जो पतन होता है, आप इनका पतन देखेंगे 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। जैसे ही अंग्रेज और डच के बीच वेदरा का युद्ध होता है तो आप देखेंगे उसमें 1759 ईस्वी में जैसे ही वेदरा का युद्ध होता है तो डच का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, और इसके बाद अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हो जाता है। तो ये था कुछ डच सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना। तो आप इसमें यही देखें कि डच पहले डच आने वाले कौन, भारत में कौन थे, तो कॉर्नवालिस डी हाउटमैन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यापार किसका किया जाता है, सबसे ज्यादा निर्यात भारत से डच क्या करते थे। ये देखिए, मसाले के जगह पुर्तगाली मसाले को यदि अधिक महत्व दिए तो इन्होंने वस्त्र को अधिक बढ़ावा दिए व्यापार के लिए, और व्यापार उसके साथ साथ सूत्री वस्त्र और नील और सोरा का भी व्यापार में बढ़ावा दिए। लेकिन अंत में 1759 ईस्वी में वेदरा की युद्ध, देखिए ये जो प्रश्न होते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि किस युद्ध में डच का पराजय हो जाता है, किस युद्ध में डच का अंग्रेजों से पराजय होता है। तो देखिए वेदरा का युद्ध जो होता है आप देखेंगे अंग्रेज और डच के बीच हो जाता है, जिसमें डच का क्या होता है, पराजय हो जाता है। तो ये था कुछ डच और अंग्रेज से संबंधित। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, और इसके बाद आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आधुनिक भारत से संबंधित कोई भी वीडियो है तो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।